जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में पहले हमने भूगोल का पहला अध्याय आपको समझाया था। इस बार हम लेकर के आए अर्थशास्त्र कक्षा 9वीं का, और ये जो पाठ है यह है पालमपुर की कहानी। तो दोस्तों, पालमपुर की कहानी से हम आपको यह बताना चाहेंगे कि किस तरह से एक गांव में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, उनमें कौन कौन से संसाधन लगे हैं, उन संसाधनों को समायोजित करके एक ग्रामीण उत्पादन किस तरह से काम करता है, कौन कौन सी सुविधाओं से गांव में उत्पादन को और बढ़ाया जाता है, और इसके अलावा गांव में कौन सी कृषि से संबंधित गतिविधि होती है और कौन सी गैर कृषि से संबंधित गतिविधि होती है। इसको समझाने के लिए एक काल्पनिक गांव पालमपुर को लिया गया और पालमपुर को उदाहरण लेकर के गांव में होने वाले उत्पादन और उनमें होने वाली गतिविधियों को आपको समझाया गया है। दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर उत्पादन से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को भी बताया गया है। तो उत्पादन क्या होता है दोस्तों? तो गांव में जो इच्छित वस्तुएं हैं या जो सेवाएं हैं उनको उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं, ये उत्पादन का उद्देश्य होता है। तो पालमपुर एक छोटा सा गांव है दोस्तों। वहाँ पर 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। वहाँ पर एक सरकारी चिकित्सालय और एक औषधालय है जिसमें लोगों का इलाज किया जाता है। गांव में अलग अलग कैटेगरी के किसान हैं। किसी के पास बहुत कम ज़मीन है, किसी के पास मध्यम आकार की ज़मीन है, किसी के पास बहुत अधिक ज़मीन है और किसी के पास ज़मीन नहीं है। ऐसे ही सामाजिक ताना बाना भी है दोस्तों। अलग अलग जाति एवं समाज को मानने वाले लोग उस गांव में रहते हैं। कुछ पक्के मकान में रहते हैं और कुछ कच्चे मकान में रहते हैं। इस प्रकार ये जो गांव है पालमपुर एक निकटस्थ बड़े गांव रायगंज से जुड़ा हुआ है और एक उसी के पास में कस्बा है शाहपुरा से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही पालमपुर से पक्की रोड जो साल भर चलती है उससे जुड़ा हुआ है। अब रोड होने से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों कि इस गांव से संबंधित कई प्रकार के वाहन, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो, भैंस गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, माल ढोने वाली गाड़ियां हों, ये मोटरसाइकिल है, ये सड़क पर चलते रहते हैं, जिससे ये गांव निकट के 2 गांव से जुड़ा हुआ है। गांव में विद्युत कनेक्शन और विद्युत व्यवस्था भी है जिसका लोग उपयोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। कुछ लोग अपने घरेलू कार्य में करते हैं, कुछ गैर कृषि कार्य से लगे हुए उत्पादन में, जैसे कि आटा चक्की है, वेल्डिंग की मशीन है, इसमें करते हैं, और दूसरा कृषि कार्य में विशेषकर सिंचाई में बिजली का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से रायगंज में अलग अलग गतिविधियां होती है। कृषि से जुड़ी हुई गतिविधि जिसमें खेती वगैरह ये सब जाती है, और गैर कृषि कार्य जैसे कि डेयरी उत्पादन, वेल्डिंग का काम, पंचर सुधारने की दुकान, किराने की दुकान, आटा चक्की, ये गैर कृषि कार्य भी वहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से 2 मुख्य रूप से उत्पादन वहाँ पर होता है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें कि उत्पादन का संगठन, इसमें जो बिंदु है, तो उत्पादन के लिए कुछ प्रमुख चीज़ें ज़रूरत होती है। तो उत्पादन का जो उद्देश्य है दोस्तों, ऐसी वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। लेकिन उत्पादन के लिए 4 प्रमुख चीज़ें चाहिए, जिसमें सबसे पहला है भूमि। भूमि के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। आपको भूमि सबसे पहले चाहिए, उसी पर हम उत्पादन का प्राथमिक कार्य कर पाते हैं। चलो, अगर भूमि की व्यवस्था है तो दूसरा लगता है श्रम। उस काम को करने के लिए लोग चाहिए, जो श्रम करेंगे तब उसका उत्पादन होगा, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ हो या गैर कृषि कार्य है। उसके बाद आता है दोस्तों भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी मतलब जो संसाधन लगेंगे, जिसको हमें खरीदना भी पड़ेगा, तो ये भौतिक पूंजी कहलाती है। और भौतिक पूंजी में 2 भाग है दोस्तों, एक स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो स्थायी पूंजी में अधिकांश वे संसाधन आते हैं जो एक बार में प्रयोग करने पर खत्म नहीं होते, उन्हें हम कई बार उपयोग में लाते हैं, जैसे कि मशीनरी है, औजार है। ये संसाधन ऐसे हैं जो स्थायी पूंजी कहलाते हैं। जैसे कि आपका थ्रेशर की मशीन है, उसको आप कई बार काम में लाएंगे, 10, 12, 15 साल तक काम में आती है। फसल काटने के जो औजार हैं वो कई बार काम में आते हैं और लंबे समय तक साथ देते हैं, तो वे सब स्थायी पूंजी में चले गए।
कार्यशील पूंजी वो पूंजी होती है दोस्तों जिसको एक बार कार्य में लेने के बाद वो खत्म हो जाती है, अगली बार कार्य में लाने के लिए नए लानी पड़ेगी। तो इसमें आपका धन भी आ गया, पैसा भी आ गया। अब आपके पास जो बीज है बोने के लिए, उनको अगर आपने एक बार उपयोग में ले लिया तो वो खत्म हो गए। तो ये भी कार्यशील पूंजी है, जो बीज आपने लाकर रखे हैं। आपने जो खेती में उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूरिया फास्फेट का उपयोग किया है, ये भी कार्यशील पूंजी है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कार्यशील पूंजी की हमें आवश्यकता होती है। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण है वो है मानव पूंजी। दोस्तों मनुष्य की भी जरूरत लगेगी, चाहे वो किसी प्रकार से लगे, तो मानव पूंजी भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि मनुष्य को भी किसी न किसी काम में उत्पादन का एक हिस्सा बनना पड़ता है। वो काम करेगा तभी हमारा उत्पादन का कार्य संपूर्ण हो पाएगा। तो इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों उत्पादन के संगठन पर, कि उत्पादन का संगठन क्या है और इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। तो इस प्रकार से भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, ये चार इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये उत्पादन का संगठन यहाँ तक होता है। दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है वो है पालमपुर में खेती। इसमें जो पहला बिंदु है वो है भूमि स्थिर है। अर्थात दोस्तों पालमपुर गांव में पिछले 40 सालों में आसपास जितनी भी ज़मीन थी उसको खेती योग्य बना लिया गया। जो बंजर भूमि थी उसको भी खेती योग्य बना लिया। अब पालमपुर गांव के आसपास ऐसी कोई ज़मीन नहीं थी जिसको खेती के लिए बना करके खेती का जो रकबा है उसको बढ़ाया जा सके। अब भूमि स्थिर, अब इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अब उत्पादन बढ़ाना हो तो भूमि तो नहीं बढ़ा सकते। अब आपके पास एक ही तरीका बचता है कि भूमि तो उतनी ही है लेकिन उसमें उत्पादन बढ़ाया जाए। तो क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? तो ये दूसरा बिंदु है। तो अगर हम पालमपुर का उदाहरण लें दोस्तों, तो पालमपुर में क्या होता है, बारिश के दौरान मक्का, ज्वार और बाजरा उगाया जाता है, जिसको खाने में और पशुओं के खाने के लिए भी व्यवस्था हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में वहाँ पर आलू की खेती की जाती है, ये दूसरी फसल ले ली जाती है, और तीसरी फसल सर्दियों में गेहूँ की ले ली जाती है। लेकिन कुछ किसान गन्ने की खेती भी करते हैं, जो साल भर में एक बार ही ले पाते हैं, और उसका गुड़ बना करके उसको मंडी में बेच करके अपनी अतिरिक्त आय कमाते हैं। इस प्रकार से पालमपुर में खेती की जाती है। पालमपुर में बिजली और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के कारण वहाँ के अधिकांश किसान साल में 3 फसल इस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब हमें उत्पादन बढ़ाना है, तो उसका सबसे तरीका है बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली का मतलब है जमीन के एक ही टुकड़े में साल में एक से अधिक बार फसल प्राप्त करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। जैसे कि पालमपुर में शुरू के 3 महीने में बारिश के मौसम में मक्का, ज्वार, बाजरा, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आलू की फसल और सर्दियों में गेहूं की फसल। तो ये बहुविध फसल प्रणाली है जिसमें साल में कम से कम 2 फसल लेना या 2 से अधिक फसल लेना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। इसके बाद है आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग। तो दोनों को समझ लेना दोस्तों, क्योंकि उस पर अंतर आ जाता है। एक होता है परंपरागत खेती करना और एक होता है आधुनिक विधि से खेती करना। परंपरागत विधियों में क्या था दोस्तों कि परंपरागत बीजों का प्रयोग करता था किसान, उसमें सिंचाई के लिए पानी की भी आवश्यकता कम पड़ती थी। खाद के रूप में जो गोबर से बनने वाली खाद है या जो वेस्ट मटेरियल घरेलू कचरा और इससे बनती थी खाद, उसके प्रयोग से उसका काम हो जाता था। ज़्यादा उसको कीटनाशकों का और केमिकल से बने फास्फेट्स का यूज़ नहीं करना पड़ता था, लेकिन इससे उत्पादन कम होता था। इसके बाद उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का जब दौर आया, तो हरित क्रांति में परंपरागत में एक और भी चीज़ थी कि उन्हें बीज अपनी फसल से प्राप्त हो जाते थे, बाजार से बीज नहीं खरीदने पड़ते थे। लेकिन हरित क्रांति में क्या हुआ, उन्नत किस्म के बीज आए जिसको HVY कहा गया, हाईली वेराइटी यील्ड। इसमें यह आशा की गई कि एक बीज से जो पौधा उगेगा उसमें परंपरागत पौधे के तुलना में अधिक मात्रा में दाने आएंगे, अर्थात उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन इसमें कुछ और सुविधाओं को बढ़ाना पड़ा, और वो बढ़ाना पड़ा कि सिंचाई के साधनों को ज़्यादा विकसित करना पड़ा, क्योंकि इसमें सिंचाई के पानी की आवश्यकता अधिक लगने लगी। इसमें
दोस्तों कीटनाशकों का और फास्फेट्स का भी उपयोग अधिक होता है आधुनिक खेती में, और इसमें कृषि यंत्रों का भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इससे ये बात हुई कि जहाँ परंपरागत खेती में पालमपुर में 1300 किलोग्राम तक फसल प्राप्त होती थी एक भाग में, उसी भाग में 3200 किलोग्राम तक भी फसल उसी भाग में प्राप्त होने लगी, मतलब उत्पादन बढ़ गया। लेकिन किसानों की जो निर्भरता है फिर कारखानों में बनने वाली मशीनों पर ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि आधुनिक खेती में मशीनरी का भी उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार से आधुनिक कृषि विधियों में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा, कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा, उसके बाद फैक्ट्री में बनने वाली फास्फेट का प्रयोग होने लगा, मशीनरी का प्रयोग होने लगा, सिंचाई के अधिक साधनों को विकसित करने की ज़रूरत पड़ने लगी, और ये सब कारखानों में तैयार होते हैं, इसलिए कारखानों पर भी निर्भरता बढ़ी। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ उसी भूमि में उत्पादन भी बढ़ा। दोस्तों अभी दोस्तों हमने जैसे पढ़ा कि आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आधुनिक कृषि विधियों में रसायनों का प्रयोग बहुत मात्रा में होता है। इसके अलावा सिंचाई के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो क्या इन सभी चीज़ों को भूमि सहन कर पाएगी या धारण कर पाएगी? तो दोस्तों पंजाब, हरियाणा जैसे विकसित कृषि में जो राज्य हैं उन्होंने अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया। इससे क्या हुआ कि वहाँ की मिट्टी की उत्पादन क्षमता खत्म हो गई। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो कि खेती में हमें सहायता करते हैं, वे कीटनाशकों के प्रभाव में आकर के समाप्त हो गए। ऐसे में भूमि की अपनी जो प्राकृतिक उत्पादन क्षमता थी वो धीरे धीरे नष्ट हो गई है। इसके बाद जब हमें आधुनिक खेती के लिए अत्यधिक सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ी, तो ज़मीन के अंदर का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हमने अत्यधिक बाहर निकाला, जिससे ज़मीन के अंदर का पानी का लेवल बहुत तेज़ी से नीचे गिरा और ज़मीन या मिट्टी ने अपनी नमी को खो दिया। इसके कारण ये प्रभाव पड़ा कि अब वहाँ की मिट्टी या ज़मीन उत्पादन प्राकृतिक रूप से नहीं कर पाती है, और उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें आधुनिक खेती में इन रसायनों का बहुत संभल कर प्रयोग करना होगा, अन्यथा एक दिन भूमि पूर्णतः अपनी उत्पादन क्षमता को खो बैठेगी। अगला है दोस्तों, पालमपुर में भूमि किसानों में किस प्रकार वितरित है। तो एक उदाहरण लें कि एक व्यक्ति के पास 100 बीघा ज़मीन है, उसके 3 लड़के हैं, तो फिर तीनों में बंटवारा हुआ तो 33 बीघा ज़मीन हम मान लें एक पुत्र के पास आ गई। अब जिसके पास 33 बीघा थी उसके भी मान लो 3 पुत्र हुए, तो लगभग 11 बीघा ज़मीन आती है। इस प्रकार से ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बदलती गई। यही स्थिति पालमपुर में भी है। कुछ किसानों के पास बहुत अधिक ज़मीन है, कुछ किसानों के पास मध्यम आकार की ज़मीन है, और कुछ किसानों के पास बहुत ही छोटे छोटे प्लाट हैं जिस पर वो अपने खेती के कार्य को करते हैं। लेकिन एक भाग ऐसा भी है जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई भूमि नहीं है जिस पर वो कृषि कार्य कर सके। इसके बाद आता है दोस्तों, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो खेती कार्य में श्रम बहुत लगता है। श्रम से मतलब है अपन यहाँ कहें कि मजदूरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये श्रम कहाँ से मिलेगा या व्यवस्था कौन करेगा। तो ऐसे किसान जिसके पास छोटी ज़मीन है, कम ज़मीन है, तो परिवार के लोग ही मिल करके वहाँ पर अपना कृषि कार्य पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन मझोले किसान और जो बड़े किसान हैं ये मज़दूरों को किराए पर लाते हैं और उनसे काम करते हैं। ये मज़दूर मिलते हैं समाज के उस तबके से जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, खेती विहीन जो कृषि जो भूमिहीन लोग हैं वे लोग दूसरों के खेतों में जाकर के श्रम करते हैं। तो बड़े किसान और मझोले किसान इसके लिए किराए पर अपने यहाँ मजदूर रखते हैं। उन मजदूरों का फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। इसके बदले में उन्हें राशन पानी या पैसे के रूप में मजदूरी का भुगतान किया जाता है। लेकिन पालमपुर में मजदूरों की संख्या अधिक है और काम कम है, इसलिए मजदूरों में अत्यधिक कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, जिसके कारण उन्हें सही मजदूरी नहीं मिल पाती। एक काम के लिए 4 मजदूर मिल जाते हैं, इसलिए कम मजदूरी में ही उन्हें काम
करना पड़ता है। इस प्रकार से जो मजदूर हैं वो खेती या भूमि विहीन लोग से मजदूरों की पूर्ति होती है। इसके बाद खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। दोस्तों, जब भी आपने देखा होगा कि खेती का सीज़न आता है तो किसान को बहुत सारी चीज़ें बाज़ार से खरीदनी होती है। उसको बीज खरीदना होते हैं, उसको कीटनाशक खरीदना होता है, उसको उर्वरक खरीदना होता है, उसके जो खेती में औजार हैं उनको सुधरवाना पड़ता है या खरीदना पड़ता है। इसके लिए चाहिए पूंजी। तो ये पूंजी की व्यवस्था कैसे होती है? तो जो छोटे किसान हैं दोस्तों, उनके पास कोई अलग से पूंजी नहीं होती, इसलिए वे या तो साहूकारों से उधार लेते हैं या बड़े किसानों से उधार लेते हैं, और उस उधार की जो ब्याज की दर है वो बहुत अधिक होती है। तो वो जो उधार है वो उनको बहुत महंगा पड़ता है, जिसको हम कहते हैं लोन लेना। बैंक से लोन बहुत कम छोटे किसान ले पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं। मझोले किसान या बड़े किसान के पास अतिरिक्त पूंजी पहले से होती, क्योंकि उनके यहाँ उत्पादन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे वो एक अतिरिक्त भाग बेचकर अपने लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इस प्रकार से खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था अलग अलग तबके के किसान के लिए अलग अलग प्रकार से होती है। छोटे किसान जहाँ उधार लेकर, अत्यधिक ब्याज दर पर उधार लेकर अपना काम चलाते हैं, या फिर वो उस दुकान से या उस सेठ के यहाँ से सामान ही उधार ले आते हैं, बीज, उर्वरक, और इस प्रकार से उनकी पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन मझोले किसान या बड़े किसान अपने पास जो अतिरिक्त धनराशि है उससे पूंजी की व्यवस्था कर लेता है। अगला बिंदु है दोस्तों हमारा अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। हम एक उदाहरण लें कि जैसे कि गेहूँ पक गए हैं, गेहूँ की फसल की कटाई कर ली है, अब गेहूँ की फसल आ चुकी है। तो जो छोटे किसान होते हैं उनके यहाँ इतना उत्पादन होता है कि वे साल भर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें, उसमें से कोई इतना अधिशेष नहीं बचता है, एक्स्ट्रा उत्पादन नहीं बचता है कि वो उसको मंडी में या बाज़ार में बेच करके एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। उनके घरों की पूर्ति हो जाती है, तो ये छोटे किसानों की रहती है। लेकिन जैसे मान लो कोई बड़ा किसान है जिसके यहाँ 300 क्विंटल, 350 क्विंटल मान लो गेहूं का उत्पादन हुआ है, तो 50-60 क्विंटल वो गेहूं अपने घर की आवश्यकता के लिए रख देता है। बाकी उसका 300 क्विंटल के आसपास का जो गेहूं है वो शहर की बड़ी मंडियों में बेच करके लाभ कमाता है, और वो जो पूंजी आती है उसको बड़े किसान अगली फसल के लिए तो रख ही लेता है, साथ में छोटे और मझोले किसानों को उधार दे करके उस पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय करते हैं। तो बड़े किसानों को ये फ़ायदा हो जाता है। जो मझोले किसान होते हैं उनको भी उत्पादन तो होता है और अपने घर की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो फसल होती है अधिशेष बचती भी है, तो वो उसको मंडी में बेचकर केवल उतनी पूंजी प्राप्त हो जाती है कि वो अगले साल की फसल के लिए उन्हें उधार नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार जो अधिशेष कृषि उत्पाद हैं, अधिशेष का मतलब है कि पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा उसको अधिशेष कहा गया, और फिर उसको किसान बाजार में बेच करके रुपये के रूप में या पैसे के रूप में पूंजी को एकत्रित करता है और उसका उपयोग करता है। दोस्तों, इसके बाद पालमपुर में गैर कृषि विधियां कौन कौन सी है? अभी हमने सारी कृषि से संबंधित गतिविधियों की बात की, लेकिन पालमपुर में कौन सी गतिविधियां हैं? तो सबसे पहला है डेयरी, तो दुग्ध उत्पादन और उससे जुड़ी हुई चीज़ें। दोस्तों, ये हर गांव की एक कॉमन उत्पादन है, वो है डेयरी या दूध का उत्पादन। तो जिन लोगों के पास गाय भैंस है वे लोग दूध का उत्पादन करते हैं, और अपनी आवश्यकता का दूध निकालने के बाद जो बचता है उसको वो शहर की डेयरी में बेच करके थोड़ा बहुत धन की व्यवस्था कर लेते हैं। इस प्रकार से डेयरी से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां गांव में चलती हैं। इसके बाद विनिर्माण। गांव में बड़े बड़े विनिर्माण तो नहीं होते कि पुल बन रहा है या फैक्ट्रियां चल रही है, लेकिन गांव के छोटे छोटे विनिर्माण होते रहते हैं। मकान बनाना या किसी का कुआं खोदना या छोटे मोटे विनिर्माण गांव में चलते रहते हैं। तो उन्हें मजदूरों की सहायता से, भूमिहीन मजदूरों की सहायता से विनिर्माण कार्य करवाया जाता है। इससे उनको अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त होती रहती है। इसके बाद है दुकानदार। तो जो छोटे मोटे दुकानदार गांव में होते हैं वे बड़े शहरों से थोक में सामान ला करके अपने गांव में उसको बेचते हैं।
इसमें छोटे बच्चों की गोली, बिस्किट, स्टेशनरी से संबंध, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, इस प्रकार की दुकानें हो सकती हैं। गांव में एक आध पंचर जोड़ना या आटा चक्की, या हम ये कहें कि वेल्डिंग की दुकान, इस प्रकार की छोटी मोटी दुकानें होती हैं जिससे गांव की जो बहुत अत्यधिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति वहाँ कर सके। इस प्रकार से कुछ दुकानें वहाँ पर गांव में संचालित होती है। इसके बाद आता है दोस्तों परिवहन। तो गांव से बड़े शहर जाने के लिए या कस्बे में जाने के लिए पालमपुर साल भर चलने वाले रोड से जुड़ा हुआ है। तो कुछ लोग अपने यहाँ परिवहन के साधन रखते हैं जिसमें वे खेती के जो उत्पाद हैं उनको मंडियों तक बेचते हैं, तो वहाँ तक ले जाने के लिए किराया लेते हैं। इस प्रकार से रिक्शा वाला, तांगा वाला, या भैंस गाड़ी, या कहें बैलगाड़ी, या माल ढोने वाली गाड़ी, या छोटी मोटी सवारियों को लाने वाली गाड़ियाँ आपको सड़क पर दिखती है। ये लोग सवारियों को ले जाने के बदले में या सामान को ढोने के बदले में किराया लेते हैं और इस प्रकार से अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो कुछ लोग परिवहन को ही उन्होंने अपनी आजीविका का साधन बना रखा है, चाहे वो परिवहन सवारियों के लिए हो या माल ढोने के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों पालमपुर के एक गांव की कहानी के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से गांव में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं। अब इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं दोस्तों, तो आप आसानी से इसमें दिए गए प्रश्न उत्तरों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं पुनः आपसे मिलूँगा एक नई विषय वस्तु के साथ सामाजिक विज्ञान में अगले सोमवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।